जय हिंद, जय भारत। मैं बबलू धाकड़ आज आपके बीच में एक छोटा सा टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है एनर्जी रिसोर्सेज या ऊर्जा संसाधन। ये ऊर्जा संसाधन के बारे में हमने पहले इसका क्लासिफिकेशन, इसकी डेफिनेशन क्या होती है, इसका अर्थ क्या होता है, वो सारी चीज़ें अपन ने देख ली थी। और इसका वर्गीकरण भी देख लिया था कि ऊर्जा संसाधन को अपन कितने प्रकार से अपन विभाजित कर सकते हैं। तो उसमें हमने देखा था कि ऊर्जा संसाधन को हम 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पहला होता है इसमें नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत या अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत पहला होता है। दूसरा होता है इसमें परंपरागत और गैर परंपरागत, इंग्लिश में बोलते हैं कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। इसके अलावा एक देखा था, नंबर थर्ड देखा था अपन ने प्रदूषणकारी और अब गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत क्या होता है, तो उनका क्लासिफिकेशन देखा था। आज अपन देखते हैं कि पहला इसमें देखते हैं कि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है और अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत यानी कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होता है और नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स क्या होता है, इसके बारे में देखते हैं। इसके बाद में इनके एग्जांपल देखेंगे। एग्जांपल के बाद में हर एक एग्जांपल का अलग से अपन सेपरेट उनके बारे में डीप से स्टडी करेंगे कि रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स में यदि हम सोलर एनर्जी को रखते हैं तो उसमें सोलर एनर्जी बनती कैसे है, इसमें सोलर पैनल क्या होता है, सोलर सेल क्या होता है, डोपिंग क्या होती है, और वर्तमान में भारत सरकार द्वारा सोलर एनर्जी के लिए जो कौन कौन से प्रयास किए जा रहे हैं, कौन कौन से मिशन चलाए जा रहे हैं, उन सभी के बारे में डीप से अपन पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत से अर्थ क्या होता है, तो इसका सिंपल सा अर्थ होता है कि वे ऊर्जा स्रोत जिनका पुनर्निर्माण किया जा सकता है। तो पुनर्निर्माण किया जा सकता है। पुनर्निर्माण वे संसाधन, इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, वे संसाधन या वे ऊर्जा स्रोत जिनका हम पुनर्निर्माण कर सकते हैं या पुनः बना सकते हैं, उसे अपन नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत कहते हैं। और ये जो ऊर्जा के जो स्रोत होते हैं ये कैसे होते हैं, सस्ते होते हैं। पहला तो ये सस्ते होते हैं। दूसरा बात करें तो ये असीमित होते हैं, यानी कि प्रकृति में इनकी जो मात्रा होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। यानी कि सौर ऊर्जा की बात करें तो सौर ऊर्जा होती है जो पृथ्वी पर अथा बहुत ज़्यादा है, उसको वो कभी समाप्त नहीं होती है। तो इनकी मात्रा कैसे होती है, असीमित होती है। इसके अलावा ये कैसे होते हैं, स्वतंत्र होते हैं। स्वतंत्र होते हैं यानी कि किसी पर डिपेंड नहीं रहते। इसमें सूर्य का प्रकाश अलग होगा, हवा अलग होगी, तो इन्वायरमेंट में ये स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा बात करें अपन तो ये क्या होते हैं, पर्यावरण हितैषी होते हैं। क्या होते हैं, पर्यावरण हितैषी होते हैं। पर्यावरण हितैषी होते हैं यानी कि इससे ना ही कोई क्लाइमेट चेंज होगा, ना ही कोई ग्लोबल वार्मिंग होगी, ना ही कोई ऐसे इनके कंजप्शन होने के बाद में इनके कोई कार्बन या कार्बन के यौगिक कोई ऐसे विषैले पदार्थ नहीं निकलेंगे जिससे पर्यावरण को किसी प्रकार का नुकसान हो, और ये मानव के लिए भी लाभदायक होते हैं। ठीक है, तो ये इसके कुछ कैरेक्टर होते हैं कि नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, इसका क्या क्या कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, अब इनके उदाहरण की बात करें अपन। उदाहरण की बात करें तो जो नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत है इसके उदाहरण हो जाएंगे, जैसे पवन ऊर्जा हो जाएगी, पवन ऊर्जा हो जाएगा, सौर ऊर्जा हो जाएगी। इसके अलावा हो जाएगी अपने जल विद्युत ऊर्जा हो जाएगी। इसके अलावा हो जाएगी अपने बायोमास बायोमास ऊर्जा हो जाएगी, बायोगैस ऊर्जा हो जाएगी, बायोगैस से प्राप्त ऊर्जा हो जाएगी। इसके अलावा हो जाएगी ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगी, ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगी। इसके अलावा हो जाएगी तरंग ऊर्जा हो जाएगी। और इसके अलावा और क्या हो जाएगी, ज्वारीय ऊर्जा हो जाएगी, तरंग ऊर्जा हो जाएगी, ओटेक एनर्जी हो जाएगी आदि कई सारे नवीनीकरणीय ऊर्जा के क्या हो जाएगा, स्रोत के क्या हो जाएंगे, एग्जाम्पल उदाहरण हो जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के बारे में। तो अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत की जो डेफिनेशन में क्या हो जाएगी, जिनको पुनः निर्माण नहीं किया जा सकता, यानी कि जिनका पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता, यानी कि एक बार कंजप्शन होने के बाद में उनको फिर से नहीं बना सकते हैं। जैसे कोयला होगा, कोयले से एक बार उसका दहन हो जाने के बाद में केवल कार्बन का अवशेष ही बचेंगे, उससे वापस अपन उपभोग होने के बाद में उससे अपन कोयला नहीं बना सकते। पेट्रोलियम पदार्थ हो गए, एक बार जलने के बाद में केवल धुएं देंगे, उसको वापस अपन पेट्रोल डीजल में कन्वर्ट नहीं कर सकते। प्राकृतिक गैस होगी जैसे मीथेन हो गया, तो मीथेन का एक बार कंजप्शन होने के बाद में उसको वापस अपन नहीं बना सकते। वो सारे किसके अंदर आ जाएंगे, अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंदर आ जाएंगे। ये तो इसकी परिभाषा हो जाएगी कि जिनको पुनर्निर्माण नहीं किया जा सकता है या जिनको अपन
रिसाइकिल करके वापस प्राप्त नहीं कर सकते, उसे अपन अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंदर रखते हैं। ठीक है, अब इसके प्रमुख कैरेक्टर की बात करें, इसके क्या क्या गुण हो सकते हैं, तो ये प्रकृति में कैसे होते हैं, सीमित होते हैं, सीमित मात्रा में पाए जाते हैं, यानी कि इनका एक बार प्रकृति में सीमित भंडारण होता है, यानी कि कुछ वर्षों तक ही इनसे अपन ऊर्जा प्राप्त कर सकते हैं, उसके बाद में ये प्रकृति में खत्म हो जाएंगे। सीमित होते हैं और एक कैसे होते हैं, अस्वतंत्र होते हैं, अस्वतंत्र होते हैं, यानी कि ये अगर अपन कोयले को जमीन से खनिज के रूप में निकालेंगे तो कोयले के साथ में प्राकृतिक गैस भी मिलेंगी, तो इसके अलावा कुछ पेट्रोलियम पदार्थ, केरोसिन, डीजल, पेट्रोल, गैसोलीन, ये कई सारे प्रकृति में मिलती है। तो ये खनिज पेट्रोल के साथ में अपने को कई सारे अन्य पदार्थ में मिलते हैं, तो ये प्रकृति में कैसे होता है, अस्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र नहीं होते हैं। इसके अलावा बात करें तो ये क्या होता है, पर्यावरण, पर्यावरण के प्रति कैसे होते हैं, हानिकारक होते हैं, यानी पर्यावरण को क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, यानी कि पर्यावरण में ये ग्लोबल वार्मिंग, ऐसे इनसे कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थ निकलते हैं जो ग्लोबल वार्मिंग के लिए जिम्मेदार होते हैं, क्लाइमेट चेंज के लिए जिम्मेदार होते हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए जिम्मेदार होते हैं। तो पर्यावरण के लिए क्या होता है, पर्यावरण के प्रति हानिकारक होते हैं, तो इनके कुछ कैरेक्टर होते हैं। ठीक है, अब इनके उदाहरण की बात करें अपन कि अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत के क्या क्या उदाहरण हो सकते हैं, तो इसके दो उदाहरण होंगे। पहला तो हो जाएगा इसमें जीवाश्म ईंधन, जीवाश्मीय ईंधन, पहला तो जीवाश्म ईंधन हो जाएगा, तो और दूसरा हो जाएगा इसमें नाभिकीय ईंधन। क्या हो जाएगा, नाभिकीय ईंधन। और ये दोनों क्या होते हैं, पर्यावरण के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैसोलीन हो गया, प्राकृतिक गैस हो गया जिसमें मेथेन, सीएनजी, एलपीजी ये गैसें होती है, इनसे क्या होता है, कार्बन के अपशिष्ट निकलते हैं जो क्या करते हैं, प्रदूषण का काम करते हैं। और नाभिकीय ईंधन जैसे परमाणु ऊर्जा से जो अपने परमाणु ईंधन प्राप्त होता है परमाणु के विस्फोट से, तो उसे अपन नाभिकीय ईंधन कहते हैं, जिसके कारण क्या होता है, कई सारी हानिकारक गैसें निकलती है जो क्या करते हैं, पर्यावरण को और मानव स्वास्थ्य के लिए बहुत ज्यादा नुकसानदायक होते हैं। तो ये तो होता है नवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीनीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अब इनका उदाहरण के बारे में भी देखेंगे कि अपन इनके जितने भी एग्जाम्पल, पवन ऊर्जा क्या होती है, सौर ऊर्जा क्या होती है, कोयले से कैसे ऊर्जा प्राप्त होती है, कोयला गैसीकरण क्या होता है, कोयले से जो एनर्जी प्राप्त होती है उसमें से जो हाइड्रोजन की प्राप्ति होती है उसमें ग्रे हाइड्रोजन क्या होता है, ब्राउन हाइड्रोजन का प्राप्त होता है, और कैसे प्राप्त होता है और किसे कहेंगे ब्राउन हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, तो वो सभी इसी के अंदर आएंगे, वो अपन आगे देखेंगे। अब इसके बात करते हैं अपन परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं। तो अब बात करते हैं अपन परंपरागत एनर्जी सोर्सेज के बारे में और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के बारे में। तो अगला हो जाएगा अपने परंपरागत व गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। परंपरागत ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है, तो इनको इंग्लिश में परंपरागत ऊर्जा स्रोत को बोलते हैं कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज, और इसको बोलते हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज। कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज होता है क्या, तो आइए इनके बारे में देखते हैं। परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत किसे कहेंगे, तो इसकी परिभाषा हो जाएगी, साइंटिफिकली परिभाषा हो जाएगी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और उसके साथ में उच्च जल विद्युत
परियोजना को अपन संबंधित रूप से किस में रखेंगे, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर रखेंगे। यानी कि जितने भी नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं, जैसे जीवाश्म ईंधन, और उच्च जल विद्युत परियोजना जितनी भी होती हैं, उन सभी को अपन क्या रखेंगे, किस में रखेंगे, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर रखेंगे। यानी कि जीवाश्म ईंधन में कौन आ जाएगा, तो इसमें आ जाएगा कोयला आ जाएगा, कौन आ जाएगा, कोयला आ जाएगा, और प्राकृतिक गैस आ जाएगी इसमें, प्राकृतिक गैस आ जाएगी इसमें। तो जीवाश्म ईंधन में तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये सारी चीजें आ जाएंगी। और उच्च जल विद्युत परियोजना क्या होती है, तो वह विद्युत परियोजना जो 25 मेगावाट से अधिक बिजली का उत्पादन करती है, उसे अपन क्या कहते हैं, 25 मेगा उच्च जल विद्युत परियोजनाओं के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत होते हैं, ये क्या करता है, पर्यावरण के लिए क्या होता है, हानिकारक होता है। तो पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं, पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। यानी कि ये इनसे जो बाय प्रोडक्ट के रूप में जितने भी गैसें निकलेगी वो पर्यावरण के लिए हानिकारक होगी। ठीक है। और बड़ी जो जल विद्युत परियोजनाएं होती है वो भी पर्यावरण के लिए क्या होती है, हानिकारक होती है। क्योंकि जो बड़ी जो जल विद्युत परियोजनाएं होती है वो ऐसी जगह बनाई जाती है जहाँ पर पानी का बहुत ज्यादा स्टोरेज हो सकता है। तो इसके लिए जैसे अपन उदाहरण की बात करें तो बागड़ा नागल बांध हो गया, इसके अलावा सरदार सरोवर बांध हो गया। तो ये बड़े बड़े बांध होते हैं जो बहुत, इनका जो जलाशय जल क्षेत्र होता है वो बहुत विस्तृत क्षेत्र में फैला होता है, जिसके कारण वहाँ का इकोसिस्टम, वहाँ का जो जलीय जीव होती है, इसके अलावा जो उपजाऊ भूमि होती है वो जलमग्न हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, इकोसिस्टम को बहुत ज्यादा नुकसान होता है। इसीलिए दोनों क्या होता है, पर्यावरण के लिए हानिकारक होते हैं। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत की परिभाषा हो जाएगी, जीवाश्म ईंधन और उच्च जल विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त होने वाले ऊर्जा स्रोतों को अपन क्या कहते हैं, परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है। अब दूसरा इसमें गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत प्लस छोटी जल विद्युत परियोजना प्लस इसके अलावा हो जाएगी क्या, नाभिकीय ईंधन से प्राप्त ऊर्जा को अपन किस नाम से जानेंगे, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के अंदर रखेंगे। यानी कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत को कौन कौन है, जैसे सौर ऊर्जा हो जाएगी, पवन ऊर्जा हो जाएगी, वो सारे किसमें नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। और छोटी जल विद्युत परियोजनाएं क्या होती है, तो जो 25 मेगावाट से कम बिजली प्रोड्यूस करती है, जो जिसका 25 मेगावाट से कम बिजली अगर अपने को जल विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त हो रही है तो उसे अपन छोटी जल विद्युत परियोजनाओं के नाम से जानते हैं। और नाभिकीय ईंधन, इन तीनों सोर्सेज जो एनर्जी अपने को प्राप्त होती है उसे अपन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं। ठीक है। तो ये क्या होता है, ये पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं, या फिर क्या होता है, कम होते हैं, पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं होंगे या कम होंगे। यानी कि कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेस से क्या होंगे, या पर्यावरण के लिए थोड़े कम हानिकारक होंगे। ये परंपरागत ऊर्जा स्रोत पर्यावरण के लिए क्या होंगे, ज्यादा हानिकारक होंगे। तो परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है और गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है, तो इन दोनों के बारे में अपन अच्छे से पढ़ा। साइंटिफिकली डेफिनेशन है कि परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या डेफिनेशन क्या होती है, तो जीवाश्म ईंधन और उच्च जल विद्युत परियोजनाओं से जो अपने को ऊर्जा प्राप्त होती है उसे अपन परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम से जानते हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होते हैं, तो नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत
इसके अलावा छोटी जल विद्युत परियोजनाओं से प्राप्त ऊर्जा और नाभिकीय ईंधन से जो ऊर्जा प्राप्त होती है उसे अपन गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत के नाम से अपन जानते हैं। ये इंग्लिश में इसको कन्वेंशनल एनर्जी सोर्स और नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज के नाम से अपन जानते हैं। ये पर्यावरण के लिए हानिकारक होती है, ये पर्यावरण के लिए अपेक्षा रूप से परंपरागत से कम हानिकारक होती है। अब इसके बाद अपन देखते हैं प्रदूषणकारी ऊर्जा क्या होती है और गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा क्या होती है। तो नंबर 3 हो जाएगा प्रदूषणकारी ऊर्जा और गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा। कौन नंबर 3 हो जाएगी प्रदूषणकारी ऊर्जा और इधर हो जाएगा गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा और गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा क्या होती है। तो नाम से पता चल रहा है ऐसे प्रदूषक जिससे क्या होता है अपने को एनर्जी प्राप्त होती है लेकिन वो पर्यावरण के लिए क्या होता है नुकसानदायक, जैसे कोयला हो जाएगा। तो कोयला क्या प्रदूषणकारी पदार्थ होता है, उससे जो भी ऊर्जा प्राप्त होगी वो प्रदूषणकारी ऊर्जा के अंतर्गत आएगी। तो इसमें केवल ज्यादा बड़ा नहीं, केवल एक लाइन का आंसर हो जाएगा इसके सारे डेफिनेशन में। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी, सारे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसके उदाहरण हो जाएंगे, प्रदूषणकारी ऊर्जा का स्रोत उदाहरण हो जाएंगे। सारे अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कौन कौन से, जैसे उदाहरण की बात करें अपन इसके, तो इसके उदाहरण हो जाएंगे जैसे कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, इसके अलावा प्राकृतिक गैस हो गई, मीथेन हो गया, इसके अलावा नाभिकीय ईंधन हो गया। तो ये सारे किस में आ जाएंगे, प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत के अंदर आ जाएंगे। और गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा की बात करें तो इसमें क्या आ जाएंगे, सारे नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत किसमें आ जाएंगे, गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा आ जाएंगे, यानी कि इनसे क्या होता है कोई प्रदूषण नहीं होता। तो इसके उदाहरण क्या हो जाएंगे, तो इसके उदाहरण हो जाएगा अपने सौर ऊर्जा हो गया, वायु पवन ऊर्जा हो गया, जल ऊर्जा हो गया, इसके अलावा समुद्र से प्राप्त होने वाली ऊर्जा हो गया, समुद्र से प्राप्त ऊर्जा। ये सारे किसके उदाहरण हो जाएंगे, गैर प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत हो जाएंगे। और ये क्या होता है, पर्यावरण के लिए क्या होते हैं, पर्यावरण हितैषी होते हैं। क्या होता है, पर्यावरण हितैषी होते हैं। और ये क्या होता है, पर्यावरण नुकसानदायक होता है। पर्यावरण के लिए क्या होता है, नुकसानदायक होता है, और ये पर्यावरण के लिए क्या होता है, लाभदायक होते हैं। यानी कि ये इको फ्रेंडली होते हैं और ये पर्यावरण या इन्वायरमेंट को क्या कहते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं। तो हमने तीनों प्रकार देख लिए कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत क्या होता है, परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है, गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत क्या होता है। इसके अलावा नंबर 3 देखा प्रदूषणकारी ऊर्जा स्रोत क्या होता है, और अप्रदूषणकारी स्रोत या गैर प्रदूषणकारी स्रोत क्या होता है, और इनके उदाहरण एग्जाम्पल क्या होता है। तो तीनों परिभाषा इंपॉर्टेंट है, और इन तीनों को अपन ने डिफरेंस बिटवीन के रूप में भी देखा है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में क्या अंतर होता है। तो सेम एक ही अंतर, अगर थ्योरेटिकल में आंसर लिखना होता है तो हम इस प्रकार इनको लिख सकते हैं। तो और अब अपन आगे देखते हैं कि परंपरागत या गैर परंपरागत ऊर्जा जो स्रोत हैं, या फिर कह सकते हैं नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत और अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत हैं। उनमें सबसे पहले अपन देखते हैं कि सौर एनर्जी, जो सौर एनर्जी होती है वो कैसे बनती है, उसमें अपने को क्या क्या पढ़ना है वो देखते हैं अब अपन। तो सौर जो अपना टॉपिक होगा वो हो गया क्या, नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत
जिसमें अपने को सबसे पहले देखना है क्या, सौर ऊर्जा। सौर ऊर्जा के बारे में देखना है, इसको बोलते हैं क्या, सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी क्या होती है, तो सोलर एनर्जी की बात करें अपन तो सोलर एनर्जी में अपने को तीन चीजें देखनी है। सबसे पहले इसमें देखना है क्या, सबसे पहले देखना है कि क्या होती है ये सौर ऊर्जा क्या है। उसके बाद नंबर सेकंड देखना है इसमें ये कार्य कैसे करता है, कार्य कैसे करता है कि इसमें जो सोलर सेल होता है वो कैसे काम करता है, सोलर पैनल कैसे बनता है, वो सारी चीजें अपने को देखनी है। और नंबर थर्ड देखना है इसमें प्रयास, यानी कि इसको विकसित करने में भारत सरकार ने कौन कौन से प्रयास किया। तो इसमें सबसे पहले अपन देखेंगे कि नेशनल सोलर मिशन क्या है, इसके अलावा देखेंगे इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है, इसके अलावा अपन देखेंगे वन वर्ल्ड वन ग्रिड और वन सन जो भारत सरकार या पीएम नरेंद्र मोदी ने दिया था कॉन्सेप्ट, वो क्या होता है। इसके अलावा देखेंगे कि भारतीय किसानों के लिए भारत सरकार द्वारा पीएम किसान कुसुम योजना चलाई गई है, वो क्या होते हैं, उन सभी के बारे में अपन देखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं सौर ऊर्जा में अपने को देखना क्या है, सौर ऊर्जा क्या है। तो सौर ऊर्जा क्या है, तो इसके बारे में अपन बात करें तो सूर्य से प्राप्त ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, यानी कि जो ऊर्जा सूर्य से अपने को प्राप्त होगी उसे अपन किस नाम से जानेंगे, सौर ऊर्जा के नाम से जानेंगे। तो ज्यादा कुछ है नहीं, क्या होती है तो नाम से पता चल रहा है कि सूर्य से जो प्राप्त होने वाली ऊर्जा को अपन क्या कहते हैं, सौर ऊर्जा के नाम से अपन जानते हैं। ठीक है, अब इसमें अपन देखते हैं नेक्स्ट आगे कि ये कार्य कैसे करता है। ये कार्य कैसे करता है, तो सौर ऊर्जा कैसे कार्य करता है, तो इसको कार्य कैसे करता है। तो इसको अपन दो भागों में समझेंगे। पहला अपन समझेंगे सोलर सेल क्या होता है, इसमें सोलर सेल क्या होता है, और नंबर सेकंड समझेंगे सोलर पैनल क्या होता है। एक तो समझेंगे सोलर सेल क्या होता है, दूसरा समझेंगे सोलर पैनल क्या होता है। तो समझते हैं सोलर सेल क्या होता है। तो सोलर सेल क्या होता है, तो सोलर सेल को किससे बनाया जाता है, तो उस तत्व का नाम क्या है, तो उस तत्व का नाम है क्या, सिलिकॉन। क्या है, सिलिकॉन। तत्व का नाम क्या है, सिलिकॉन। यानी कि जब सोलर सेल बनाया जाता है तो सोलर सेल किसका बना होता है, तो तत्व का नाम है क्या, सिलिकॉन। सिलिकॉन का बना होता है। ठीक है, इसका बारे में देखें तो सिलिकॉन क्या होता है, तो सिलिकॉन एक सेमीकंडक्टर या अर्ध चालक होता है, या सेमीकंडक्टर होता है विद्युत का। इसके अलावा बात करें इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक हो जाएगा कितना, 14 होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, 14 होता है। ठीक है, अब अपने को सिलिकॉन कैसे प्राप्त होता है, तो सिलिकॉन को हम जानते हैं कि पूरे पृथ्वी पर होता है, जो ऑक्सीजन के बाद में जो सबसे ज्यादा मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा होता है, सिलिकॉन होता है। ठीक है, तो इसको प्राप्त कैसे किया जाता है, तो इसको प्राप्त कैसे किया जाता है सिलिकॉन को, तो हम जानते हैं कि रेत होती है, उसका फॉर्मूला होता है SiO2 होता है, जिसको अपन सिलिका के नाम से जानते हैं। तो रेत का वैज्ञानिक रूप से अपन बात करें तो उसको किस नाम से जानते हैं, सिलिका के नाम से जानते हैं। तो SiO2 इसका सूत्र होता है, जिसे अपन क्या बोलते हैं, सिलिका बोलते हैं। ठीक है, इसमें क्या किया जाता है, जो रेत या सिलिका होती है इसको कोयले के साथ में मिक्स कर दिया जाता है और इसको उच्च तापमान दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें सिलिका अलग हो जाते हैं और ऑक्सीजन क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं। और वहां से अपने को क्या किसकी प्राप्ति हो जाती है, सिलिका की प्राप्ति हो जाती है या सिलिकॉन की प्राप्ति हो जाती है, जिसका परमाणु क्रमांक क्या होता है, 14 होता है। अब इसमें एक क्रिया आती है सोलर सेल के अंदर ही, इसमें एक क्रिया आती है जिसे बोलते हैं कि अपन, क्रिया का नाम है क्या, डोपिंग। एक क्रिया आती है जिसका नाम क्या होती है, डोपिंग होती है। अब डोपिंग का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो डोपिंग का अर्थ होता है किसी भी चीज में अशुद्धि को मिला देना। यानी कि अगर अपन में किसी में एलिमेंट में अगर कोई दूसरा एलिमेंट मिला देते हैं तो उसे अपन किस नाम से जानते हैं,
डोपिंग के नाम से जानते हैं। तो अगर अब सिलिकॉन में क्या होता है, इसमें 14 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 14 इलेक्ट्रॉन में तो इसका अष्टक क्या होता है, अनकम्प्लीट होता है। तो अब इसको या तो 14 इलेक्ट्रॉन ये ग्रहण करेगा या 14 इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा, तो उस कंडीशन में इसको अष्टक अपना पूर्ण करना होता है। और हम जानते हैं कि जो बिजली होती है उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, यानी कि इलेक्ट्रॉन होते हैं जो धनायन से ऋणायन की ओर मूवमेंट करते हैं। तो सिलिकॉन इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, मूवमेंट करते हैं, जिससे इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं और अपने को इसमें बिजली प्राप्त होती है। तो डोपिंग का अर्थ क्या होता है, अशुद्धि। अगर वन वर्ड में बताऊं तो क्या होता है, इसका अर्थ होता है अशुद्धि, अशुद्ध कर देना। किसी भी तत्व को उसी किसी तत्व में दूसरे तत्व को मिला देना क्या कहलाता है, डोपिंग के नाम से जानते हैं। तो अब इसको अपन सिलिकॉन में काम में लेंगे, तो इसको अपन किस नाम से पुकारेंगे, सिलिकॉन डोपिंग या एसआई डोपिंग के नाम से इसको अपन पुकारेंगे, ठीक है। तो इसमें डोपिंग के लिए ये हो जाएगा एसआई डोपिंग या सिलिकॉन डोपिंग के नाम से इसे अपन जानेंगे, ठीक है। अब डोपिंग के लिए जो सिलिकॉन को अशुद्ध करने के लिए अपन कितने तत्व का काम में लेते हैं, तो 2 तत्व काम में लेते हैं। तो डोपिंग में 2 तत्व काम में लेते हैं अपन, कौन कौन से, एक तो लेते हैं अपन एल्यूमिनियम लेते हैं, और नंबर सेकंड लेते हैं फॉस्फोरस। कौन सा लेते हैं, एक तो लेते हैं एल्यूमिनियम और दूसरा लेते हैं क्या, फॉस्फोरस। तो डोपिंग के लिए अपन कौन से 2 एलिमेंट काम में लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, एक तो लेते हैं एल्यूमिनियम और दूसरा लेते हैं फॉस्फोरस, ठीक है। ये हमें याद रखना है, एक तो लेते हैं एल्यूमिनियम लेते हैं, एक लेते हैं फॉस्फोरस। अब बात करते हैं जब डोपिंग की जाती है तो इन दोनों को अलग अलग नाम से जाना जाता है। यदि अपन डोपिंग में अगर एल्यूमिनियम को काम में लेते हैं तो इसको अपन पी टाइप सिलिकॉन के नाम से जानते हो। अगर अपन फॉस्फोरस को डोपिंग में काम में लेते हैं तो इसको अपन एन टाइप सिलिकॉन के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों का अलग अलग नाम होते हैं। इसको बोलते हैं पी टाइप यानी कि पॉजिटिव टाइप सिलिकॉन, और इसको बोलते हैं एन टाइप यानी कि नेगेटिव टाइप सिलिकॉन, ठीक है। क्योंकि एल्यूमिनियम पे क्या होता है, पॉजिटिव आवेश होता है, और फॉस्फोरस पे क्या होता है, नेगेटिव आवेश होता है, ठीक है। तो इन दोनों को पी टाइप और एन टाइप के नाम से अपन जानते हैं, पी टाइप सिलिकॉन और एन टाइप सिलिकॉन। उसके बाद में बात करें तो पी टाइप में प्रश्न पूछा जा सकता है कि पी टाइप में सिलिकॉन के लिए कौन सा एलिमेंट मिलाया जाता है, तो वो मिलाया जाता है एल्यूमिनियम। और एन टाइप सिलिकॉन में कौन सा एलिमेंट मिलाया जाता है, तो वो फॉस्फोरस मिलाया जाता है। इनको अब आगे देखते हैं अपन विस्तार से कि ये काम कैसे। स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये बात करें अपन किसकी, सोलर सेल के बारे में बात करें। सोलर सेल के लिए कौन सा एलिमेंट काम में लेते हैं, सिलिकॉन लेते हैं। सेमीकंडक्टर होता है, परमाणु क्रमांक 14 होता है। प्राप्त कैसे किया जाता है, तो SiO2 सिलिका से इसको प्राप्त किया जाता है। कोयले के साथ में मिक्स करके हाई टेम्परेचर दिया जाता है, जिसके बाद में क्या होता है, सिलिकॉन अलग हो जाता है। और इसमें सिलिकॉन का अष्टक अनकम्प्लीट होता है, इसीलिए इसमें क्या किया जाता है, बाहर से कुछ एलिमेंट ऐड किए जाते हैं, जिससे इस क्रिया को अपन सिलिकॉन डोपिंग के नाम से जानते हैं, या सामान्य रूप से अपन इसको डोपिंग के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब डोपिंग का अर्थ क्या होता है, तो क्या करना, अशुद्ध कर देना। किसी भी चीज को अशुद्ध कर देना क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। तो डोपिंग के लिए अपन 2 एलिमेंट काम में लेते हैं, पहला लेते हैं एल्यूमिनियम लेते हैं और दूसरा लेते हैं फॉस्फोरस। अब इसमें मैं इधर लिख रहा हूँ, एक तरफ लिख रहा हूँ एल्यूमिनियम, या इसको लिखते हैं क्या, पी टाइप सिलिकॉन, ठीक है। और एक तरफ लिख रहा हूं मैं फॉस्फोरस, या इसको बोलते हैं एन टाइप सिलिकॉन, एन टाइप सिलिकॉन, एन टाइप सिलिकॉन। अब इन दोनों के बारे में अपन देखें तो ये दोनों वर्क कैसे करते हैं, या जो सोलर सेल होता है उसमें इन दोनों को कैसे लगाया जाता है। तो पी टाइप में अगर पी टाइप सिलिकॉन है तो उसमें कौन सा एलिमेंट काम में लेते हैं, तत्व काम में लेते हैं अपन, तो अगर पी टाइप सिलिकॉन होगा तो उसमें कौन सा तत्व काम में लेते हैं, तो उसमें लेते हैं अपन क्या, एल्यूमिनियम काम में लेते हैं, ठीक है।
और इसकी संयोजकता कितनी होती है, तो इसकी संयोजकता 3 होती है, यानी कि आयतन कोश में इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, त्याग दूसरे को दे देगा। और अगर इसमें कौन सा एलिमेंट काम में लेते हैं, तो इसमें लेते हैं अपन फॉस्फोरस काम में लेते हैं। और इसके आयतन कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये 5 इलेक्ट्रॉन को क्या, 5 इलेक्ट्रॉन को ये क्या करता है, किसी दूसरे को या तो क्या करता है, ग्रहण करता है, किसी और को ये दे देगा, ठीक है। तो डोपिंग में अपन कौन कौन से काम में लेते हैं, एक तो एल्यूमिनियम काम में लेते हैं, एक लेते हैं क्या, फॉस्फोरस काम में लेते हैं। अब ऐसे याद नहीं रहे तो भी कोई बात नहीं है, एक तो काम में लेते हैं अपन एल्यूमिनियम काम में लेते हैं, एक लेते हैं फॉस्फोरस काम में लेते हैं, ठीक है। अब इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें, यानी कि जो पी टाइप सिलिकॉन होगा उसमें इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम होती है। और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या की बात करें अपन तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, कम होगी। नेक्स्ट बात करते हैं इसमें पी टाइप सिलिकॉन और एन टाइप सिलिकॉन में तत्व एल्यूमिनियम, इसमें फॉस्फोरस, और इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, ज्यादा होती है। अब नेक्स्ट बात करें इसमें अपन इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे क्या होता है, तो ये तो हो जाएगा अपने क्या हो जाएगा, पी टाइप सिलिकॉन हो गया, और ये हो जाएगा क्या अपना, ये हो जाएगा अपना एन टाइप सिलिकॉन हो गया, ठीक है, एन टाइप सिलिकॉन हो गया। ये इसमें इसके इलेक्ट्रॉन है और ये इसके इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, ये इसके इलेक्ट्रॉन है और ये इसके इलेक्ट्रॉन है। अब ये क्या करते हैं, दोनों एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि एक पे क्या होगा, प्लस होगा, और एक पे क्या होता है, माइनस होता है। एक पे प्लस होगा और एक पे क्या होगा, माइनस होगा। तो ये दोनों क्या करते हैं, हम जानते हैं कि प्लस और माइनस दोनों एक तरफ क्या होते हैं, आकर्षित होते हैं। तो इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, इसके इलेक्ट्रॉन इस तरफ आएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आकर्षित होंगे। तो ये दोनों एक जगह मिलने का प्रयास करेंगे। तो एक तरफ तो माइनस होगा, एक तरफ क्या होगा, प्लस होगा, माइनस प्लस, ठीक है। ये ऐसे बन जाएंगे, ऐसे बन जाने के बाद में इसको ये ऐसे बन जाएंगे, इस कंडीशन में आ जाएंगे दोनों, यानी कि एक जोन में आ जाएंगे। तो इस जोन को किस नाम से जानते हैं, इसको बोलते हैं क्या, पीएन जंक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पीएन जंक्शन, पीएन जंक्शन के नाम से जानते हैं। पीएन जंक्शन में क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं, और उत्तेजित होने के बाद में क्या इनसे क्या बनती है, बिजली बनती है। तो इसमें क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा और इसमें क्या इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है। इस जहाँ पे ये दोनों मिलते हैं उसे अपन किस नाम से जानते हैं, पीएन जंक्शन के नाम से जानते हैं। अब इलेक्ट्रॉन इसमें ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, यहाँ से क्या करेंगे, मूवमेंट होंगे इलेक्ट्रॉन का, और ये किस तरफ जाएंगे, इस तरफ जाएंगे, और ये एक साइकिल चलती रहती है, ठीक है। ये साइकिल ऐसे चलती रहती है, ये साइकिल चलती रहती है, और ये पीएन जंक्शन में आकर मिलते हैं। पीएन जंक्शन में आकर ये मिलते हैं, जहाँ से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर ये इस तरह से साइकिल चलती रहती है। अब बीच में यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कर रहा है। अब यहाँ पर कोई भी अवरोध लगा दीजिए, अवरोध लगाने के बाद में इसको यहाँ से इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के किसी ग्रिड पर ये इन इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर कर देते हैं। वहां से ये हाई वोल्ट में इनको कन्वर्ट कर दिया जाता है, और हाई वोल्ट से इनको किसमें, ट्रांसफार्मर में भेजकर अपने घरों में बिजली के लिए सप्लाई कर दी जाती है। तो इसी को क्या बोलते हैं, इसी को अपन बोलते हैं सोलर सेल के नाम से जानते हैं। सोलर सेल में ये दोनों होते हैं, एक तो होता है क्या, पी टाइप होता है, और एक होता है एन टाइप। और इस जंक्शन को किस नाम से जानते हैं, पीएन जंक्शन के नाम से जानते हैं, जिसमें क्या होता है, बिजली बनती है। अब अपन देखते हैं इसमें कि जो सोलर सेल होता है, अब इसको अपन क्या करते हैं, ये तो मैंने एक हॉरिजॉन्टल मोड में बताया था। अब इसमें क्या होता है, जो पी टाइप सिलिकॉन होता है और एन टाइप सिलिकॉन होता है। इसमें पी टाइप होता है जो सोलर सेल में क्या होता है, नीचे की तरफ होता है, और एन टाइप होता है जो ऊपर की तरफ होता है। यानी कि जो मेरा हाथ है ये ऊपर वाला, ये जो राइट हैंड है ये तो क्या हो जाएगा अपना एन टाइप हो जाएगा, और नीचे वाला क्या हो जाएगा, पी टाइप हो जाएगा। अब इसमें क्या किया जाता है कि पी टाइप में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है, ज्यादा होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं तो उत्तेजित भी ज्यादा होगा, क्योंकि जितने ज्यादा अपने को इलेक्ट्रॉन मिलेगा अपने को एनर्जी भी क्या होगी, उतनी ज्यादा मिलेगी। तो उतनी ज्यादा अपने को एनर्जी मिलेगी। तो सब जो डोपिंग की जो क्रिया की जाती है, यानी डोपिंग की जाती है सबसे ज्यादा, वो किसमें की जाती है, तो इस डोपिंग किसमें ज्यादा की जाएगी, डोपिंग एन टाइप में ज्यादा की जाएगी, क्योंकि एन टाइप वाला ऊपर होता है, क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन
ज़्यादा होते हैं। इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होने के कारण ये क्या करेगा, एनर्जी भी ज़्यादा अपने को प्रोड्यूस करेगा। तो डोपिंग सबसे ज़्यादा किसमें की जाती है, एन टाइप में की जाती है। और इसमें क्या की जाती है, डोपिंग इसमें कम की जाती है। इसमें डोपिंग कम की जाती है, ठीक है, ये हमें ध्यान रखना। तो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पी टाइप सिलिकॉन, एन टाइप सिलिकॉन होता है, इसमें कौन सा एलिमेंट काम में लेता है, इसमें एल्यूमिनियम, इसमें फास्फोरस काम में लेता है। इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या कम होती है, इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा होती है। डोपिंग इसमें कम की जाती है, इसमें डोपिंग कम की जाती है, क्योंकि अब ये सेल है जो मैंने हॉरिजॉन्टल मोड में लिया। अब इस सेल को अपन क्या करते हैं, वर्टिकली कर देते हैं, यानी कि एन टाइप को ऊपर ले लेते हैं और पी टाइप को नीचे ले लेते हैं। तो इसको मैं मिटा के इसको वर्टिकली मोड में ले लेता हूँ। तो ये हमारा ये तो हॉरिजॉन्टल मोड हो गया। अब इसको मैं क्या करता हूँ, ये हमारा हो जाएगा क्या, ये हो गया हमारा एन टाइप सिलिकॉन हो गया, ये हो गया हमारा पी टाइप सिलिकॉन हो गया, ठीक है। यानी कि इस पे कौन सा आवेश है, नेगेटिव आवेश है, ये हो जाएगा पॉजिटिव आवेश हो गया। और इसमें अपन ने कौन सा फास्फोरस को काम में लिया, और इसमें अपन ने कौन सा एलिमेंट काम में लिया, एल्यूमिनियम को काम में लिया, ठीक है। अब इसको मैंने हॉरिजॉन्टल मोड, वर्टिकल मोड, हॉरिजॉन्टल से वर्टिकली मोड में ले लिया। तो अब इसमें जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होगा वो कैसे होगा, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट कैसे करेंगे, इस कंडीशन में करेंगे, इस कंडीशन में करेंगे। ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी। तो यहाँ पर हमने कोई भी अवरोध बना दिया, और इस अवरोध से अपन ने इसको किस में ट्रांसफर कर दिया, ग्रिड में ट्रांसफर कर दिया। ग्रिड में ट्रांसफर करने के बाद में इसको अपन बिजली घर में पहुंचा देते हैं, और वहाँ से जहाँ इसको सप्लाई करने होते हैं, जहाँ इंडस्ट्रियल में सप्लाई करने होते वहाँ पहुंचा देते हैं। तो इस प्रकार क्या होता है, सोलर सेल से बिजली का प्रोडक्शन होता है। ये तो एक लेआउट होता है। अब इसमें थोड़ा और अपन आगे बढ़े तो जो सोलर सेल होता है इसमें 7 लेयर होती है, यानी कि 7 इनको छोटे छोटे लेयर में बांटा जाता है, जिनका अपना एक विशिष्ट महत्व कार्य होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट अब अपन देखते हैं इसमें सोलर सेल में कितनी 7 लेयर होती है। 7 लेयर होती है जो सोलर सेल को एक परफेक्ट सोलर सेल बनाती है, ठीक है। तो सोलर सेल में जो पहली लेयर होती है वो होती है किसकी, पहली जो इसमें जो लेयर होती है वो होती है पहली जो इसमें जो लेयर होती है वो क्या होती है, फ्रेम होती है, फ्रेम होती है। नंबर सेकंड होता है वो होता है क्या, ग्लास होता है। नंबर थर्ड होता है इसमें नंबर थर्ड क्या होता है, तो नंबर थर्ड होता है इन कैप्सूल एंड कोटनी होता है। क्या होता है, इन कैप्सूल एंड कोटनी होता है, ठीक है। नंबर फोर्थ होता है इसके अंदर क्या होता है, नंबर फोर्थ होता है सोलर सेल होता है। वो ये वाला सोलर सेल होता है जो कैसा होता है, वर्टिकली मोड में लगा होता है। और नंबर फिफ्थ पर होता है इसमें, नंबर फिफ्थ पर क्या होता है, नंबर फिफ्थ पर वापस ये होता है इन कैप्सूलेंट कोटनी होता है। और नंबर 6 पर होता है बैक शीट होती है, और नंबर 7 पर होता है इसमें जंक्शन होता है। क्या होता है, नंबर 7 पर जंक्शन होता है। अब इनका अलग अलग क्या क्या काम होता है। तो जो फ्रेम होती है, फ्रेम का अपना काम होता है, ये क्या करता है, इसको सुरक्षा देता है। यानी कि ये सब 7 लेयर होगी, इनकी सातों लेयर के ऊपर क्या होगी, फ्रेम होगी। तो किसी भी फ्रेम का मेन काम क्या होता है, उसको वो कवर या प्रोटेक्शन देने का काम करता है। यानी कि उसको गिरने से बचाता है, या गिरने पर उसके ग्लास होते हैं, जंक्शन होता है जहाँ पर बिजली बनती है, जो सोलर सेल होता है उनको डैमेज होने से बचाता है। ग्लास का क्या काम होता है, तो ग्लास का मेन काम क्या होता है, प्रकाश को क्या करता है, प्रकाश को आकर्षित करता है। यानी कि जैसे कांच पर कोई प्रकाश गिरता है तो वो क्या करता है, फटाफट गर्म होकर सोलर सेल तक वो क्या करता है, उसको प्रकाश को वहाँ पहुँचा देता है। और एक तो होता है प्रकाश को अपनी तरफ आकर्षित करता है, और दूसरा इसका जो काम होता है वो क्या होता है, इसलिए केवल
जितना ज्यादा सूर्य का प्रकाश कांच पर गिरता है उसका केवल कितना 5% भाग ही ये क्या करता है, 5% प्रकाश को लौटने देता है, लौटने देता है, यानी कि 95% में होता है जो क्या करता है, अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के लिए किसको भेज देता है, ये इनकैप्सुलेंट कोटोनी को भेज देता है। तो इसमें इनकैप्सुलेंट कोटोनी का जो काम होता है वो क्या होता है, तो पहला तो होता है इसमें नमी से बचाता है, नमी से बचाता है सोलर सेल को, बचाता है। यानी कि हम देखते हैं कि कई सारे सोलर पार्क होते हैं, वहां पर गंदगी सोलर पैनल पर मिट्टी आ जाती है तो उनको पानी से हटाया जाता है। तो इनकैप्सुलेंट का एक काम होता है कि वो नमी से बचाता है, यानी कि नमी को सोलर सेल के कांटेक्ट में आने से बचाता है, जिससे सोलर सेल खराब नहीं हो। ठीक है, एक तो नमी से बचाता है और दूसरा वर्क क्या होता है, तो इसका दूसरा वर्क होता है कि जो प्रकाश होता है, प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। प्रकाश अवशोषित प्रकाश को क्या करता है, अवशोषित करता है। ठीक है, सोलर सेल का क्या काम होता है, तो सोलर सेल का अपन जानते हैं क्या करते हैं, जो एन टाइप होगा या ऊपर होगा जो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करेगा। तो सोलर सेल का काम अपने को पता है। उसके बाद में इनकैप्सुलेंट कोटोनी का वही काम होता है, ये नमी से बचाता है और प्रकाश को अवशोषित करता है। ठीक है, उसके बाद में बेक शीट होती है। बेक शीट क्या करती है, ये भी क्या करती है, कवरिंग का काम करती है, जैसे फ्रेम करती है उसी प्रकार बेक शीट का भी काम क्या होता है, कवरिंग का काम होता है। जंक्शन का क्या काम होता है, तो इसमें क्या होता है, बिजली बनती है। यानी कि कौन सा जंक्शन होता है, तो पीएन जंक्शन होता है, यानी कि पी टाइप और एन टाइप दोनों आपस में जहाँ पर मिलते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे की तरफ आकर्षित होते हैं। यानी कि जो एन टाइप से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो किस साइड जाएंगे, पी टाइप में जाएंगे, वापस वो पी से एन टाइप में जाएंगे, एन टाइप से वापस, ये साइकिल चलती रहती है। तो वहाँ पर जंक्शन का एक जंक्शन बनता है जिसे अपन पी एन जंक्शन के नाम से जानते हैं। और वहीं पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर बिजली का निर्माण करते हैं। तो किसी भी सोलर सेल में 7 लेयर्स होती है। पहली होती है फ्रेम होती है जो सुरक्षा का काम करती है। दूसरा ग्लास होता है जो प्रकाश को आकर्षित करता है और टोटल जितना सूर्य का प्रकाश आ रहा है उसमें से केवल 5% प्रकाश को वो क्या लौटने देता है। इनकैप्सुलेंट कोटोनी होता है जिसका मेन काम होता है नमी से बचाता है और प्रकाश को अवशोषित करता है। उसके बाद में होता है सोलर सेल होता है जिसका मेन काम होता है क्या, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है सेल से। ठीक है, इनकैप्सुलेंट कोटोनी होते हैं वही काम होता है नमी से बचाना, प्रकाश को अवशोषित करना। और दूसरा होता है बेक शीट होता है जिसका काम क्या फ्रेम के जैसे होता है। और जंक्शन का क्या काम होता है, बिजली, यानी कि इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित करके इसमें क्या होता है, बिजली का फॉर्मेशन होता है या बिजली जनरेट होती है इसमें। अब बात करते हैं अपन इसमें, ये तो अपने बन गया एक सोलर सेल होता है। अब सोलर सेल, एक सोलर सेल बन गया। अब एक सोलर सेल से अपने को क्या बनाना, पैनल बनाना है। तो वो पैनल कैसे बनता है सोलर सेल से, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ करता हूँ उसको। अब अपन बात करते हैं कि सोलर सेल से सोलर पैनल कैसे बनता है। सोलर सेल से सोलर पैनल कैसे बनता है, तो ये क्या सोलर सेल होता है। सोलर सेल की बात अपन ने बहुत कर ली कि सोलर सेल बनता कैसे, किससे बनता है, तो सिलिकॉन से बनता है। सिलिकॉन कैसे प्राप्त होता है, तो सिलिका से प्राप्त होता है। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो 14 होता है, ये देखा अपन ने। इसके बाद में देखा अपन ने एसआई डोपिंग क्या होती है। डोपिंग के अंदर अपन ने देखा अशुद्ध कर देना, उसको क्या कहलाता है, डोपिंग कहलाता है। अब डोपिंग के बाद करने के लिए इसमें 2 तत्व मिलाया जाता है। एक तो मिलाया जाता है एल्यूमिनियम, उसके बाद में मिलाया जाता है इसमें फॉस्फोरस मिला देता है, एल्यूमिनियम मिलाते हैं, इसको अपन पी टाइप के नाम से जानते हैं, पी टाइप सिलिकॉन कहते हैं। और जब फॉस्फोरस मिला जाता है इसे अपन एन टाइप सिलिकॉन के नाम से जानते हैं। जब ये दोनों मिलते हैं तो उससे अपन पीएन जंक्शन के नाम से जानते हैं। और पीएन जंक्शन से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होते हैं और इलेक्ट्रॉन का जो मूवमेंट होता है वो एन जंक्शन से किस साइड होता है, पी जंक्शन की होता है। तो जो सोलर सेल होता है उसमें सोलर सेल में ऊपर की तरफ जो रखा जाता है वो एन टाइप सिलिकॉन को रखा जाता है और एन टाइप सिलिकॉन के नीचे पी टाइप सिलिकॉन को रखा जाता है। क्योंकि एन टाइप सिलिकॉन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बहुत ज़्यादा होते हैं, जिससे वो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस साइड मूवमेंट करते हैं, तो वो एन टाइप से पी टाइप की ओर मूवमेंट करते हैं। और इसी बीच में अवरोध लगा के उसमें क्या किया जाता है,
या तार को ऐड करके उसको ग्रिड में ट्रांसफर कर दिया जाता है, जिससे क्या बनती है, बिजली बनती है। ठीक है, अब बात करते हैं जो सोलर सेल होता है। सोलर सेल को आपस में, यानी कि एक सोलर सेल बन गया, एक सोलर सेल को दूसरे सोलर सेल से जोड़कर फिर अपन क्या बनाते हैं, पैनल बनाते हैं। तो सोलर सेल को, एक सोलर सेल को दूसरे सोलर सेल से जोड़ने के लिए किस धातु का काम में लेते हैं, तो वो किसका काम में लेते हैं, अपन चांदी का काम में लेते हैं, सिल्वर का काम में लेते हैं। यानी कि इसमें सोलर सेल, एक सोलर सेल को दूसरे सोलर सेल से ऐड करने या जोड़ने के लिए किस तत्व को काम में लेते हैं, तो अपन सिल्वर को काम में लेते हैं, चांदी को काम में लेते हैं। ठीक है, या एजी को काम में लेते हैं। ठीक है, उसके बाद में क्या होता है, जो सोलर सेल होता है वो एक सोलर सेल होता है जो कितने वोल्ट का होता है, तो ये कितने वोल्ट का होता है, 0.5 वोल्ट का होता है। कितने वोल्ट का होता है, तो 0.5 वोल्ट का होता है, एक सोलर सेल होता है। जो सोलर सेल से क्या बनता है, सोलर सेल होता है, सोलर सेल होता है जो कितना होता है, 0.5 वोल्ट का होता है। एक सोलर सेल होता है जो 0.5 वोल्ट का होता है। सोलर सेल से क्या बनता है, सोलर मॉड्यूल बनता है, सोलर मॉड्यूल्स बनते हैं। ठीक है, सोलर मॉड्यूल्स बनते हैं, सोलर मॉड्यूल्स बनते हैं। तो सोलर मॉड्यूल्स में क्या होता है, तो सोलर मॉड्यूल्स में कितने सेल होते हैं, तो इसमें कितने सेल्स होते हैं, 72 सेल होते हैं। इसमें कितने सेल होते हैं, 72 सेल होते हैं। और कितने वोल्ट का होता है, तो ये इसका आधा हो जाएगा कितना, 36 वोल्ट का होता है। तो यानी कि एक मॉड्यूल होता है, एक जो सोलर मॉड्यूल होता है उसमें कितने सेल होते हैं, तो 72 सोलर सेल होते हैं और 36 वोल्ट का एक सोलर मॉड्यूल होता है। ठीक है, अब सोलर मॉड्यूल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, तो वो किसका निर्माण करते हैं, पैनल का निर्माण करते हैं, पैनल का निर्माण करते हैं। सोलर मॉड्यूल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, पैनल का निर्माण करते हैं। और पैनल मिलकर किसका निर्माण करते हैं, सोलर पार्क का निर्माण करते हैं। जो सोलर पार्क होते हैं वो कई बड़े बड़े होते हैं। जो सोलर सेल 0.5 वोल्ट का होता है, इससे क्या बनता है, सोलर मॉड्यूल्स बनते हैं, और मॉड्यूल से पैनल, पैनल से सोलर पार्क बनते हैं। हमारे लिए केवल ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि सोलर सेल, एक सोलर सेल कितने वोल्ट का होता है, 0.5 वोल्ट का होता है। एक सोलर मॉड्यूल होता है वो कितने, उसमें कितने सेल होते हैं, तो 72 सेल होते हैं सोलर सेल, और 36 वोल्ट का होता है। ठीक है, उसके बाद में पैनल बनता है और सोलर पार्क बनते हैं। तो ये तो अपन ने देख लिया कि सोलर सेल कैसे बनता है, सोलर सेल से सोलर पैनल कैसे बनता है। तो इस प्रकार सोलर पैनल बनता है, और सोलर पैनल से किसका निर्माण होता है, सोलर पार्क का निर्माण होता है। अब इसमें अपन नेक्स्ट जो चर्चा करते हैं वो करते हैं अपन, जो सोलर, मैंने बताया कि सोलर जो सेल होता है वो उसमें एन टाइप ऊपर होता है और पी टाइप क्या होता है, नीचे की तरफ होता है। जो सोलर सेल होता है, सोलर सेल की जो पन्नी होती है, जहाँ पर सूर्य का जो प्रकाश गिरता है, वो जो पन्नी होती है वो कितने, दो तरह की होती है। एक तो होती है जो सोलर सेल की जो पन्नी होती है, सोलर सेल की जो पन्नी होती है वो कितने तरह की होती है, वो दो तरह की होती है। एक तो होती है कौन सी, मोनोक्रिस्टल मोनोक्रिस्टल होती है, और दूसरी एक तो होती है मोनोक्रिस्टल होती है, और एक होती है पॉली क्रिस्टल। एक तो होती है मोनोक्रिस्टल, एक होती है पॉलीक्रिस्टल। इन दोनों में डिफरेंस की बात करें तो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या होता है, तो जो मोनोक्रिस्टल जो पन्नी होती है वो क्या, जो कौन से कलर की होती है, तो ये कौन से कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, ब्लैक कलर की होती है, ये ब्लैक कलर की होती है। और ये कौन से कलर की होती है, तो ये ब्लू कलर की होती है। ठीक है, ये ब्लैक कलर की होती है और ये ब्लू कलर की होती है। अब बात करते हैं गवर्नमेंट कौन सी पन्नी पर काम करती है, और अपने जो घरों में लगाए जाते जो पैनल होते हैं वो कौन से होते हैं। तो जो भारत सरकार जो काम करती है वो क्या करती है, ये मोनोक्रिस्टल पन्नी खरीदती है, यानी कि ब्लैक कलर की जो शीट होती है वो काम में लेते हैं। क्यों काम में लेते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट होती है जो कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करती है तो उसमें वन टाइम इन्वेस्ट करती है, उसके बाद में वो इन्वेस्ट नहीं करती है। तो ये तो क्या होती है, ये थोड़ी क्या होती है, महंगी होती है,
ये महंगी ज़्यादा होती है, और इसके अलावा ये क्या होती है, सस्ती होती है। ये महंगी होती है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगी, ये सस्ती हो जाएगी। और ये महंगी होने के कारण क्या होती है, बिजली भी ये क्या करती है, बिजली भी ज़्यादा प्रोवाइड करती है। और ये बिजली क्या प्रोवाइड करवाती है, कम प्रोवाइड करवाती है। और बिजली ज़्यादा देती है तो इसकी जो वोल्ट कैपेसिटी होगी वो ज़्यादा होगी, और इसकी वोल्ट कैपेसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। और इसको अपन कहाँ पर लगा सकते हैं, तो इसको अपन पहाड़ी क्षेत्रों में इसको अपन लगा सकते हैं। इसके अलावा अगर मौसम साफ भी नहीं है, बादल है कहीं पर, बादल होने पर भी ये क्या करता है, वर्क करता रहता है। बादल होंगे तो भी ये क्या करेगा, काम करेगा, क्योंकि इसका कलर कैसा होता है, ब्लैक होता है। और अपन जानते हैं क्या ब्लैक कलर होता है, वो क्या करता है, प्रकाश को सबसे ज्यादा अवशोषित करता है। इसी कारण इसको पहाड़ी क्षेत्रों में लगा सकते हैं अपन। बादल होने पर भी ये क्या करता है, काम करता है। और इसको कौन से क्षेत्रों में लगाया जाता है, तो पॉलीक्रिस्टल, इसको अपन खुले आसमान के नीचे या रेगिस्तान में इसको अपन लगाना प्रोवाइड करते हैं। और जो भारत सरकार है, भारत सरकार इन्हीं को ज़्यादा खरीदती है, और इनको क्या करती है, इन पर इन्वेस्ट कम करती है। यानी कि भारत सरकार इन्वेस्टमेंट किस पे ज़्यादा करती है, तो वो मोनोक्रिस्टल पन्नी होती है उस पर ज़्यादा पैसा लगाती है। और भारत और रेगिस्तान में इनमें होती है जो वो पॉलीक्रिस्टल पन्नी होती है। कौन सी पन्नी होती है, पॉलीक्रिस्टल पन्नी। इन दोनों में मेन डिफरेंस ये होता है कि सबसे ज़्यादा तो कलर कौन सा होता है, तो इसका ब्लैक कलर होता है, और इसका कैसा होता है, ब्लू कलर होता है। ये महंगी होती है, बिजली ज़्यादा देती है, और वोल्ट भी ज़्यादा देता है। इनमें तीनों कम होते हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में लगा सकते हैं इसे अपन, और बादल होने पर भी ये काम करता है। और इसको अपन रेगिस्तानी क्षेत्रों में लगाने का काम करता है। और ये भारत सरकार द्वारा इस पर ज़्यादा खर्चा किया जाता है, ठीक है ना। तो सोलर सेल कैसे काम करता है वो सारी चीज़ें मैंने बता दी। एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं फटाफट की सोलर सेल के बारे में। कुछ 6 से 7 प्रश्न वन लाइन में पूछे जाते हैं, उनके बारे में अपन देख लेते हैं कि सोलर सेल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता है। क्योंकि रामायण तो अपने को देखनी नहीं है, अपने को बस एग्जाम क्वालिफाई करना है। तो सोलर सेल के बारे में देख लेते हैं कि सोलर सेल में क्या क्या चीज़ें होती है। तो फटाफट देख लेते हैं सोलर सेल। वापस क्विक रिवीजन, सोलर सेल, ठीक है। सोलर सेल बनता किससे है, तो उस तत्व का नाम क्या हो जाएगा, तत्व का नाम क्या हो जाएगा, सिलिकॉन। सिलिकॉन सिलिकॉन हो जाएगा। इसका परमाणु क्रमांक कितना होता है, तो इसका परमाणु क्रमांक 14 होता है। किससे प्राप्त किया जाता है इसको, सिलिकॉन को अपन किससे प्राप्त कर सकते हैं, तो इसको अपन सिलिका से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका सूत्र क्या होता है, SiO2 इसका सूत्र होता है, जिसका अपन सामान्य भाषा में रेत के नाम से जानते हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया। अब इसी में क्या किया जाता है, इसमें क्या किया जाता है, डोपिंग की जाती है। क्या की जाती है, डोपिंग की जाती है। डोपिंग क्या होती है, तो इस डोपिंग का शाब्दिक अर्थ होता है कि अशुद्ध कर देना। अशुद्ध करने के लिए इसमें कौन से दो तत्व मिलाए जाते हैं, तो एक तो मिलाया जाता है, इसमें दो तत्व मिलाते हैं। एक तो मिलाते हैं अपन एल्यूमिनियम मिलाते हैं डोपिंग में, और एक मिलाते हैं अपन फॉस्फोरस मिलाते हैं, ठीक है, फॉस्फोरस मिलाते हैं। जब एल्यूमिनियम मिलाएंगे तो एल्यूमिनियम मिलाने पर इसको अपन किस नाम से जानेंगे, तो इसको पी टाइप सिलिकॉन के नाम से जानेंगे। और इसको किस नाम से जानेंगे, तो इसको अपन जानेंगे एन टाइप सिलिकॉन के नाम से इसे अपन जानेंगे। और जब ये दोनों आपस में मिलते हैं तो इसे कौन सा जंक्शन कहते हैं, तो इसको पीएन जंक्शन के नाम से इसे अपन जानते हैं, पीएन जंक्शन कहते हैं। और पीएन जंक्शन में क्या होता है, बिजली का निर्माण होता है, बिजली बनती है, ठीक है। इतनी सारी बातें अपने को याद रखनी है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट बात करें तो जो सेल होता है उसमें जो एन टाइप होता है, इसमें क्या, इसको क्या रखा जाता है, ऊपर रखा जाता है, ऊपर रखते हैं। और इसको एन टाइप पी टाइप होता है, इसको किस में रखते हैं, सेल में नीचे, इसको नीचे रखा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट और थोड़ा और बात करें अपन सोलर सेल के बारे में, तो एक सोलर सेल होता है वो कितने वोल्ट का होता है, 0.5 वोल्ट का होता है, बराबर एक सोलर सेल होता है। एक सोलर सेल होता है जो कितना 0.5 वोल्ट का होता है। इससे क्या बनता है, सोलर मॉड्यूल बनता है। इससे क्या बनता है, सोलर मॉड्यूल बनता है। सोलर मॉड्यूल होता है जो कि इसमें कितना होता है, 72 सेल होते हैं। और इसमें 36 कितने होते हैं,
36 वोट की 36 वोट होता है इसमें। तो ये दोनों पॉइंट हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। और एक सोलर सेल को दूसरे सोलर सेल से जोड़ने के लिए ऐड करने के लिए कौन सा तत्व काम में लेते हैं, तो अपन सिल्वर को काम में लेते हैं, चांदी को काम में लेते हैं। यानी कि हमारे लिए जो ये मैंने जो स्लाइड बना रही है ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न यहाँ से बनेगा, एक प्रश्न यहाँ से बनेगा, तो कितने लगभग 7 से 8 प्रश्न बनेंगे। सोलर सेल में पूछेगा तत्व कौन सा काम में लेते हैं बनाने के लिए, सिलिकॉन। प्राप्त कहाँ से किया जाता है, SiO2 से किया जाता है, सिलिका से किया जाता है। डोपिंग में कौन कौन से एलिमेंट काम में लेते हैं, एल्यूमिनियम और फॉस्फोरस काम में लेते हैं। एल्यूमिनियम काम में लेते हैं उसे अपन किस नाम से जानते हैं, तो पी टाइप। इसको पॉजिटिव टाइप सिलिकॉन के नाम से जानते हैं। एन टाइप किसे कहते हैं, तो नेगेटिव टाइप सिलिकॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन किस साइड से मूवमेंट करता है, तो एन टाइप से मूवमेंट करता है। किस साइड, पी टाइप की। और पीएन जंक्शन में क्या होता है, बिजली बनती है इसमें, इलेक्ट्रॉन इसमें उत्तेजित होते हैं। और एन टाइप होता है इसमें सोलर सेल में, एन टाइप को ऊपर रखा जाता है और पी टाइप को इसमें नीचे रखा जाता है। और सोलर सेल होता है, जो एक सोलर सेल होता है वो कितना वोट का होता है, 0.5 वोट का होता है। सोलर सेल से क्या बनता है, सोलर मॉड्यूल बनता है जो जिसमें 72 सेल होते हैं और 36 वोट होते हैं। ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। और एक सोलर सेल को दूसरे सोलर सेल से जोड़ने के लिए किस तत्व काम में लेते हैं, तो अपन सिल्वर को काम में लेते हैं। ये हमारे लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं रफ करता हूँ इसको। अब अपन इसमें नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे सोलर सेल कैसे काम करता है। ये हमने पूरा विस्तार से देख लिया। सोलर सेल से कैसे बिजली बनती है या सौर ऊर्जा से बिजली कैसे बनती है वो अपन ने देख लिया सोलर सेल की सहायता से। और सोलर सेल से सोलर पैनल कैसे बनता है वो भी अपन ने देख लिया। और इन दोनों के बीच में कौन रहता है, तो सोलर मॉड्यूल होता है, वो क्या कैसे काम करता है, वो सारी चीज़ें अपन ने देख ली। अब अपन इसमें नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि भारत सरकार के कौन कौन से प्रयास है। तो इसमें अपन देख लेते हैं कि मैं नाम बता देता हूँ कि कौन कौन से प्रयास भारत सरकार या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किए जा रहे हैं। तो प्रयास किसके लिए, सोलर, या इसको अपन सौर एनर्जी के लिए क्या क्या प्रयास किए जा रहे हैं। तो पहला तो है क्या, नेशनल सोलर मिशन NSM चलाया जा रहा है। दूसरा PM कुसुम योजना चलाई जा रही है किसानों के लिए। नंबर 3 वन ग्रिड स्कीम चलाई जा रही है। नंबर 4 देखेंगे अपन इसमें अपन इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या होता है, ISA क्या है, इंटरनेशनल सोलर अलायंस क्या है। उसके बाद में नंबर 5 पर देखेंगे अपन इसमें देखेंगे नेशनल सोलर एनर्जी लिमिटेड कौन सा क्या काम कर रही है। और इसके अलावा अपन देखेंगे, इसके अलावा एक चीज़ और देखेंगे कि अपन वर्तमान में भारत में सोलर पार्क कितने और कौन सा पार्क कितना बड़ा है और उसे क्या क्या प्रश्न बन सकता है। ठीक है, तो भारत में वर्तमान में भारत में सोलर पार्क कितने हैं वो देखेंगे। और विश्व के कितने बड़े सोलर पार्क हैं जो भारत में हैं, और भारत का सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ पर है। और 2030 तक भारत सरकार कितने सौर ऊर्जा से बिजली जनरेट करने का लक्ष्य रखा गया है। तो ये प्रयास किए जा रहे हैं सौर ऊर्जा के लिए। कौन कौन सा, नेशनल सोलर मिशन, इसका पूरा नाम है नेशनल सोलर मिशन, राष्ट्रीय सौर मिशन, प्रधानमंत्री कुसुम योजना किसानों के लिए चलाई जा रही है।
वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अपन सबसे ज़्यादा फोकस करेंगे। एक है ISN इंटरनेशनल सोलर अलायंस, इसके 2015 में इसकी स्थापना की गई थी। भारत में इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो गुरुग्राम हरियाणा के अंदर है। और वर्तमान में इसके कितने 121 देश हैं। और जो ये वन वर्ल्ड वन सन वन ग्रिड जो इसकी जो टर्म है ये किसने दिया था और किस लिए दिया था और इसके क्या क्या एडवांटेज है, वो सारी चीज़ें अपन देखेंगे। उसके बाद में देखेंगे नेशनल सोलर एनर्जी लिमिटेड क्या काम कर रही है, और वर्तमान में भारत में सोलर पार्क के लिए कौन कौन से पार्क ऐसे हैं जो सबसे बड़े हैं, और राज्य कौन से राज्य में स्थित है, और फ्लोटिंग सोलर पार्क क्या होता है, उन सभी के बारे में अपन विस्तार से देखेंगे। आई होप आप सभी को मेरी ये क्लास समझ में आई होगी। और जो ये क्लास है वो सभी राज्य स्तरीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इनसे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाता है। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लग रहा हो तो इसे को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और दूसरों को भी इसके बारे में बताएं, ताकि वो भी सौर ऊर्जा कैसे बनती है, कैसे काम करती है, और इससे आने वाले संभावित प्रश्न वो भी समझकर परीक्षा में अपना स्कोर अच्छा कर सकें। जय हिंद, जय भारत।